तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लिमिट सबसे पहली स्टेप होती है, फिर कंटिन्यूटी और फिर डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कि थर्ड स्टेप पे है, तो ऑलरेडी दोनों स्टेप क्लियर करके आया है ना। लेकिन अगर कंटिन्यूटी पे है, यहाँ है, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ बैठा हो, है ना। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है मॉड एक्स? बहुत सारे लोग बताते हैं, इसलिए इसको अवॉइड करिए, है ना। तो मॉड साइन एक्स, ठीक है, एट एन पाई, जैसा कि मैंने सिखाया था कल की क्लास में। अब इस पे मैं एक रिजल्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। ऑल पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में, मतलब जैसे tan x है, तो tan x का अपना डोमेन है, जहां पर tan x का डोमेन क्या है भाई? tan x का मतलब है sin x अपॉन cos x, जहां पर cos x नॉन जीरो हो। सिंपल सी बात है ना। इस डोमेन के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं विद इन देयर डोमेन्स, ठीक है ना। बाहर की बात नहीं होनी चाहिए, विद इन देयर डोमेन्स। अब देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दो, अगर वो बोले बिना मॉड का इस्तेमाल किए कोई एग्जांपल बताइए। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे एक फंक्शन बनाऊं, ये हो जाएगा x व्हेन x इज, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। x इज एन ओपन 0 1, ठीक है, एंड दिस इज 2x minus 1 when x belongs to closed 1 2। इस फंक्शन को अगर आप देखें तो ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है कि नहीं? वन पे, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट पे तो पॉलिनोमियल है, केवल वन ही ज्वाइंट है, तो वन पे देखना है आपको। तो वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? वन। राइट हैंड लिमिट क्या है? वन। फंक्शनल वैल्यू क्या है? वन, यानी कि कंटिन्यूअस है वन पे एट एक्स इक्वल टू वन। व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी? कैसे चेक करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू वन, देखिए एक क्वेश्चन जरूर इसका कर लेना चाहिए हम लोग को, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे बताओ? देखो, दिमाग को इस तरह से ट्रेन करिए कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है। जब तक ये दिमाग को नहीं बताएंगे, तब तक आप कोई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आप रैंडम फंस जाएंगे। समझ रहे हैं? तो मैपिंग बनाना शुरू करिए, मैपिंग सिखाना शुरू करिए। इसी को कहते हैं ट्रेन योर ब्रेन, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या, क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस एच, वन पे ना, वन माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? फटाफट निकाल के बताइए मुझे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। अब सिंपल सी बात है, जब वन माइनस एच की बात होगी तो फंक्शन क्या लिया जाएगा? पहले वाले में फंक्शन को x लिया जाएगा। क्यों? वन से पीछे डोमेन को ऐसा बांटो, ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो 1 माइनस एच मतलब समवेयर हियर, और पीछे की तरफ फंक्शन कौन सा है? ये वाला, तो x हो जाएगा। और जब आप 1 प्लस एच की बात करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन कौन हो जाएगा? 2x माइनस वन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब दोनों को इसको सॉल्व यस। करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। ये वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू आ गई 2। तो अब क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं? आंसर इज नो। नो सर। हेंस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन, तो कंटिन्यूअस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं इसको। अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया, एफ एक्स इक्वल्स टू, लेट अस से दिस इज x when x belongs to q, and this is x square minus x when x belongs to q complement. Now आपसे मैं कह रहा हूं कि डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ f। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया।
कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करते थे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से बता देंगे, जो नए लोग हैं लाइक रजत, जेबा और दिव्या, आई थिंक जो लोग नहीं थे, है ना, वो पुराने लेक्चर जरूर फॉलो, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा पुराने लेक्चर फॉलो करिए, ठीक है। पुराने लेक्चर्स में आपको दिखेगा कि कंटिन्यूटी को क्लेम करने के लिए इस तरह के केस में क्या किया करते थे, बताइए। दोनों को इक्वेट करते थे, दोनों फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं सीक्वेंशियल कह रहा क्राइटेरिया सर। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। तो कंटिन्यूटी होती थी क्लेम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। इस पे हम बहुत सवाल कर चुके हैं, इसलिए पीछे के लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, एक रैशनल नंबर का प्योरली रैशनल का सीक्वेंस लिया करते थे और दूसरा इरैशनल्स का लिया करते थे। सवाल उठता है कि डिफरेंशियबिलिटी में तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्या मैंने डिफरेंशियबिलिटी का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पढ़ाया? नो सर। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना, कि सीक्वेंसेस से किसी वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा हो, ऐसा कुछ हिसाब नहीं है। फिर क्या करें, यहाँ पे कैसे डिफरेंशियबिलिटी को डील करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो ये ट्रिक मैं बोलूंगा इसको, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर दिया हो कोई फंक्शन gx when x belongs to q and hx when x belongs to q complement, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो याद रखिए f जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट ऑल अल्फा such that g alpha equal to h alpha। कंटिन्यूटी के लिए fx और gx दोनों क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे वहां पे कंटिन्यूटी मिल जाएगी। एंड f इज डिफरेंशिएबल एट ऑल बीटा सच दैट, ठीक है, सच दैट, देखना ये इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो इसको, सच दैट g of beta equal to h of beta as well as g prime beta equal to h prime beta। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से सिंपल रूट, यहां से रिपीटेड रूट, इसका मतलब क्या है, यहां पे आना चाहिए। अगर सिंपल रूट है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर रिपीटेड रूट है तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो जाना चाहिए सर। नहीं, इन दो फंक्शंस का इंडिविजुअली, आप समझ रहे हैं, जैसे यस सर। जैसे यहाँ देखिए ये वाले दो फंक्शंस का डेरिवेटिव तो आ ही जाएगा ना, एक्स का और एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यस सर। तो अगर सिंपल रूट होगा, समझिएगा, सिंपल रूट होगा तो कंटिन्यूअस होगा, और रिपीटेड रूट होगा तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, है ना। आइए इस क्वेश्चन पे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स एग्जाम्पल पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। एक्स हाँ, x when x belongs to q and x square minus x x belongs to q complement। इन दोनों का रूट, यानी वो कौन से पॉइंट है जिन पे x और x स्क्वायर माइनस x, यानी ये वाला ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन के इक्वल होगा, कहाँ होंगे बताइए, सॉल्व करिए इसको। 0 और 2 पर। एग्जैक्टली, x माइनस वन, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू जीरो और 2। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो गया भाई, 0 और 2 होगा। 0 और 2। 0,2। अब क्या इनमें से कोई भी रूट रिपीटेड है? नहीं, तो सिंपल है, बताइए। नॉन रिपीटेड रूट्स हैं सर। नॉन रिपीटेड रूट्स है, यानी कि सिंपल रूट्स है ना। सिंस, यहाँ लिखिए, sir। सिंस बोथ रूट्स आर सिंपल हेंस नो पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट कौन बनेगा अगर इसमें से कोई रिपीट हुआ हो, पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक।
जैसे कोई एग्जांपल अगर मैं दूं जिसमें डिफरेंशियबिलिटी का भी पॉइंट आ जाए, ओके कोशिश करते हैं। एफ एक्स क्या दूं? ओके, एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस 2x और माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। आप समझ गए होंगे, मैंने जानबूझ के डाला है। हाँ। तो इसमें जो है Yes, sir. मुझे बताइए कि कौन से पॉइंट्स होंगे कंटिन्यूटी के, कंटिन्यूअस एट फिल इन द ब्लैंक्स और डिफरेंशिएबल एट फिल इन द ब्लैंक्स। और इसको नए लोग बताएंगे, है ना, जेबा, रजत और दिव्या। I'll start with दिव्या। देखिए इसको, ये दोनों कहाँ इक्वल होंगे ये चीज देखने के सर लिए रिपीटेड रूट्स है। एग्जैक्टली इसीलिए वो क्वेश्चन बनाया। तो एक्स स्क्वायर, दिव्या बताइए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। सो 2x + 1 = 0। सो x + 1 होल Quadratic. स्क्वायर। तो कंटिन्यूअस कहां पर आएगा? -1. -1 पे, और डिफरेंशिएबल भी -1 पे आएगा। बताइए सही है ना दिव्या? कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ तो ठीक है ना, मतलब -1 पे रिपीटेड है क्योंकि रूट्स यहाँ पे -1, -1, इसलिए -1 पे कंटिन्यूटी तो होगी। एट द सेम टाइम डिफरेंशियबिलिटी भी होगी -1 पे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह से स्प्लिट करके फंक्शन देगा तो आप आसानी से याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट कब है? जब ये चीज आपको दी हो, यानी कि दो रैशनल और इरेशनल पे स्प्लिट किया हो फंक्शन को, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन मीन्स सर आपस में बिल्कुल डिसजॉइंट हो, मतलब रैशनल और इरेशनल हो। डिसजॉइंट में काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए डिसजॉइंट, तो हिसाब यहाँ भी है, देखो x बिलोंग्स टू ओपन 0 1 एंड यहाँ पे x स्क्वायर x बिलोंग्स टू लेट अस से 1.1 to 2। अब यहाँ डिसजॉइंट है, लेकिन फिर भी आप वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा सकते, है कि नहीं? अच्छा चलो, ओनली फॉर रैशनल से इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल, तो वो जो ट्रिक है भाई वो रैशनल और इरेशनल के लिए ही है, याद रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी नए बच्चे हैं, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लो, आपको है ना फायदा होगा और आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे हमारे साथ। अब देखो x एंड एक्स स्क्वायर, अगर आप ये देख रहे हैं, इस पे अगर मैं आपसे कंटिन्यूटी पूछूं इस फंक्शन की, तो बता सकते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है? यस सर। मैं बताऊं, देख के बता सकते हैं आप। यस सर। हमेशा देखना, देखो एक ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक क्या है? तो कॉन्सेप्ट ही है। ये जो डोमेन है ना, इसको हमेशा ड्रॉ कर लो। क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। ये रहा 0, ये रहा 1। 1 से थोड़ा सा आगे, जिन्होंने पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे लेक्चर किए हुए हैं उनको पता है, 1 से थोड़ा सा आगे क्या है? 1.1 है, यानी कि पर्याप्त गैप है यहाँ पे। और 2, आप जानते हैं गैप मतलब आइसोलेटेड, है ना। तो 1 के, अगर 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यू जस्ट नीड टू चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। सर राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं चेक करेंगे? राइट में पॉइंट है ही नहीं। सर 1.1 तो राइट में है। मैंने कहा अच्छा, आप लिमिट का कॉन्सेप्ट तोड़ोगे। लिमिट क्या कहता है? किसी पॉइंट x = a पे अगर चेक करना है तो केवल डेल्टा नेबरहुड बस, है ना। क्या सिखाया था? एज x इज क्लोज टू a, fx is close to L. Is your fx close to L? If yes, limit exists. If f is far from L, limit does not exist. सिंपल सी बात है भाई लैंग्वेज की। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पॉइंट्स, दोनों सेपरेट इंटरवल्स पे, यहाँ पे x है जो कि एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x स्क्वायर है जो कि दूसरा पॉलिनोमियल है, दोनों ही कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो अपने अपने डोमेन में ही चेक करना है, तो हमने चेक कर लिया, दोनों कंटिन्यूअस है। तो बोथ, आंसर क्या गया? बोथ। समझ लो, आपको चेक भी नहीं करना पड़ा। कई बार बच्चे गेट के एग्जाम में सोचते हैं कि बड़ी कैलकुलेशन आती है। याद रखना, गेट की कैलकुलेशन 4 लाइन से ज्यादा नहीं होती, मैक्स 4 लाइंस मैक्स। सिर्फ ट्रिक है ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखना होता है, और वो क्वेश्चन ही ऐसे देते हैं जिसमें थोड़ा सा एक छोटा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो अब देखो, हम लोगों ने डारबॉक्स थ्योरम पढ़ा। डारबॉक्स थ्योरम को मैंने नाम दिया, मैंने क्या,
मुझे ऑब्जर्वेशन दिखा, नाम दे दिया क्या, आईवीपी ऑफ डेरिवेटिव्स। और बड़ी चमत्कारी चीज है, क्यों? यस बोलिए। पॉपकॉर्न फंक्शन जो है ना, उसमें हाँ 1/q और 0 रहता है, तो उसमें ऐसे डेरिवेटिव चेक कर सकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी मत करिए। देखिए पॉपकॉर्न फंक्शन जो है 1/q है ना, x बिलोंग्स टू q, q क्या, p/q के फॉर्म में, एंड 0 अदरवाइज, है ना। अब इसमें जो है आपने चेक किया इसमें बिल्कुल ये इस्तेमाल मत करिएगा, ये इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सेपरेट फंक्शन थोड़ी है, यहाँ से उठा के इसको फ्रेम किया गया है। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना बहुत मुश्किल काम है ना, ये इतना आसान काम नहीं है। इससे चेक मत करना, जब तक दो फंक्शन ना दिए हो आपको, तब तक आप बिल्कुल चेक मत करना, ठीक है। अब देखिए, थैंक यू। तो एफ डैश जो है वो एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ, आपको क्या दिया है कि एफ जो है वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। जैसे ही कहा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, आपने कहा एफ डैश एग्जिस्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर जाएगा? बताइए, क्या यहां से सीधा जंप करके हम लोग इस स्टेज पे आ सकते हैं, या यहां पे भी ऐसा ही बंटवारा करना पड़ेगा? तो यहाँ भी तो वही केस सर आ सकता है, डबल डैश एग्जिस्ट, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं। ये नहीं सवाल भी कर मैंने सकता। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया क्योंकि डायरबॉक्स को समझने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा इसको अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं कि देखो, एफ डैश का एग्जिस्ट करना कभी नहीं कहता कि एफ डैश कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, क्वेश्चन है। और एफ डबल डैश एग्जिस्ट करने के लिए एफ डैश को डिफरेंशिएबल भी होना पड़ेगा, तब तो होगी बात। एफ डैश जैसे ही आए, उसको एक नया फंक्शन जी मान लीजिए और पूछिए क्या जी कंटिन्यूअस है, क्या जी डिफरेंशिएबल है, कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। जी कंटिन्यूअस पता नहीं, कांट से, है ना, चेक करना पड़ेगा। जी डिफरेंशिएबल पता नहीं, कैन नॉट से दिस। लेकिन कोई पूछे, क्या कोई पूछे जी सेटिस्फाइज आईवीपी, आप बोलोगे यस एब्सोल्यूट, सर, है ना, यस एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑफ डायरबॉक्स। और यही तो सबसे बड़ी ताकत है डायरबॉक्स की, कि डेरिवेटिव के पास कुछ ना हो, बस वो एग्जिस्ट कर रहा हो, वो आईवीपी हमेशा सेटिस्फाई करता है, ठीक। फिर हमने देखा, क्या देखा, कि मैक्सिमम मिनिमम में भी डेरिवेटिव का रोल होता है, ठीक है, उसके लिए पिछला लेक्चर देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आप बात करेंगे रोल्स थ्योरम की, ठीक है। रोल्स थ्योरम से पहले अगर मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम किसकी है? ये लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको सिखा दूंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सीएसआईआर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बच्चे पकड़ नहीं पाते कि इसका क्वेश्चन है। आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इसको पकड़ने में। चलो, स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट थिंग, एफ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। सेकेंड स्टेटमेंट, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन open and bounded interval AB, ठीक। then there exists a point C in AB। अच्छा, चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं इसका, कि सर C belongs to open AB का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जिस इंटरवल से बात की जा रही है, तो वो जो पॉइंट है ऑफ रेफरेंस है वो कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। कोई आपसे पूछे क्या वो पॉइंट ये नहीं हो सकता? नहीं सर, तो क्या ये नहीं हो जाना चाहिए? ये नहीं हो जाना चाहिए। तो ये देखो, यस तो थ्योरम के हिसाब से इसको देखना कि वो सी को ओपन में रख रहा है कि क्लोज में रख रहा है। अगर क्लोज में रख रहा है तो इसका मतलब सी जो है वो ए के इक्वल भी हो सकता है, और अगर ओपन में रख रहा है तो ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे आपको ओपन में रखेगा क्योंकि इन बिटवीन पॉइंट रहता है। अब ये दिखा देता हूँ आपको, C belonging to AB such that f prime C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। B minus A। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने की जरूरत है,
कि आखिर ऐसा इस थ्योरम का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, उसको समझ लेंगे। तो पहले तो मीनिंग क्या है उसको समझो। देखो, लैग्रेंजे ने बोला कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ठीक, थोड़ा स्लोप दे देता हूं, किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, लेट अस से ये a है एंड लेट अस से दिस इज b, है ना। तो f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a, इसका मतलब क्या है, अगर हम b से लेके a पर एक कॉर्ड डालें, ये कॉर्ड हो गई, ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है b कॉमा एफ ऑफ b, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा एफ ऑफ a। तो आप मुझे बताइए कि इस कॉर्ड की स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। यानी कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब हो गया f ऑफ b माइनस B f अपॉन x2 माइनस x1, यानी b X1 माइनस a। देखना वो क्या कह रहा है, दिस इज इक्वल टू f प्राइम c, और आप जानते हैं f प्राइम c क्या है, ये क्या है, ये है स्लोप। किसकी स्लोप है, इस फंक्शन की स्लोप है, याद रखना कॉर्ड की स्लोप नहीं है, फंक्शन की स्लोप है। स्लोप ऑफ f कहां पर, एट सम पॉइंट x इक्वल टू c। आप समझे वो क्या कहना चाह रहे हैं। लैग्रेंजे ने बोला सुनो, अगर तुम्हारा फंक्शन किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, ठीक, ओपन में मतलब एंड पॉइंट के डिस्कशन को छोड़ के अगर वो डिफरेंशिएबल हो, तो अगर आप एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली कॉर्ड की स्लोप निकालेंगे, ठीक है, स्लोप निकालेंगे, तो वो स्लोप फंक्शन की भी स्लोप बनेगी किसी ना किसी पॉइंट पे। यानी कि जो कॉर्ड की स्लोप आपको मिलेगी, वो स्लोप फंक्शन भी कहीं ना कहीं एक्वायर करेगा, कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा। ग्राफ से आपको दिखेगा, दिखाता हूं। देखिए ये पॉइंट देख पा रहे हैं, एंड पॉइंट, इसके थोड़ा नीचे आइए, ये स्लोप है। क्या ये स्लोप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट, इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम है, यस और नो। No sir, नो क्या इस at पॉइंट point पे B डाली of गई, हाँ, क्या यहाँ पे कोई ये स्लोप सेम है, नहीं है। लेकिन no इफ यू ड्रॉ दिस ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन समवेयर हियर, देखना ये अगर आपने लाइन डाली तो यहाँ पे स्लोप जरूर सेम हो जाता yes sir, यस सर, ये सब पैरेलल। है, और ये वो पॉइंट होगा x इक्वल टू c, ठीक है। ठीक है। ये है इसका सिग्निफिकेंस, स्लोप ऑफ chord will be equal to slope of the tangent at some point, that is slope of chord will be same as slope of tangent at some point, किसी ना किसी पॉइंट। अब जब इस चीज को हम लोग देख लेते हैं तो ये चीज समझना आसान हो जाता है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंस। कोई पूछ सकता है सर इसको यूज कहाँ करें और कैसे करें। याद रखना, क्या याद रखना, जब किसी फंक्शन, जब किसी क्वेश्चन में आपको f और f प्राइम की वैल्यूज एक साथ दी हो, जो अगर f और f प्राइम की वैल्यूज एक साथ किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो सिंपल सी बात है, अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में इसको एमवीटी कहते हैं। सर एक पूछना था कुछ, वो मेरा 2 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि ये मीन वैल्यू थ्योरम में ये जो पॉइंट सी है, हाँ, इसमें हम एटलीस्ट 1 पॉइंट बोलते हैं, तो देयर कैन बी मोर देन 1 पॉइंट जिसकी बिल्कुल बिल्कुल, जी, तो सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर अभी दीजिए ना। दिखा देता हूँ। हाँ, पहले ये जी समझ जी लेते सर। हैं हम लोग, पहले ये देख लेते हैं कि f और f प्राइम
अगर इन्वॉल्व, मतलब क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, मतलब इसको अप्लाई करना है। तो याद रखना, अगर एफ और एफ प्राइम के वैल्यू एक साथ किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, मतलब कुछ दिया है और कुछ पूछा है, मतलब सपोज एफ की वैल्यू किसी पॉइंट पे दिया है, एफ प्राइम के बारे में पूछ रहा है, एफ प्राइम की दी है, एफ के बारे में पूछ रहा है ना, तो समझ लेना मीन वैल्यू थ्योरम ही जरूरी है। मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। अब हम आते हैं अगली चीज पे, कैन देयर बी मोर देन वन सी? दिस इज अ नेचुरल क्वेश्चन। एक तो एग्जिस्ट करेगा कम से कम, है ना, ये स्टेटमेंट से दिखता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। क्या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? आइए देखते हैं। देखो कभी भी इस तरह के डाउट आए ना, अपने हाथ से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बना के देखो। लेट अस से ये फंक्शन है, ठीक, ये आपका पॉइंट क्या है, दिस इज ए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग, है ना, ये बी है। समझ गया सर, आपने बस वो ड्रॉ किया और मुझे समझ गया। समझ थैंक गए यू। ना आप? हाँ, जी यस। फिर जी भी जी मैं बाकी लोगों के लिए भी एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, जी। मान लीजिए ये आप यहाँ से कॉर्ड डालते हैं, एक इमेजिनरी कॉर्ड है जो इस दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, इसका स्लोप इमेजिन करिए। क्या आपको एक से ज्यादा पॉइंट दिख रहे हैं जो आप, मतलब जिसका स्लोप जो है वो इसके स्लोप से मैच करता हो? यस सर। समझ पा रहे हैं? Yes. यही इनका सवाल था, है ना, आंसर इज 4 पॉइंट हो सकता है सर। एग्जैक्टली, है ना, काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है यही इनका क्वेश्चन था, और बिल्कुल एक से ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट जो है हो सकता है। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दूं जो बहुत यूजफुल है इस सेंस में कि आपको एमवीटी का एप्लीकेशन दिखा देगा। ये क्वेश्चन जो है वो सीएसआईआर में आया हुआ है। देखिए, एक एडवाइस भी ले लीजिए। रेगुलरली आपको क्या करना है समझिए। क्या करना है, लेक्चर फॉलो करेंगे, जो लेक्चर है, ठीक है, क्लास के बाद लेक्चर मिस हुआ है तो उसको देखिए। फिर पीडीएफ से काफी आसानी हो जाती है, अगर आपने लेक्चर देखा है तो सिर्फ पीडीएफ, लेक्चर पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ से आपको फिर से सारी क्लैरिटी मिल जाती है। ये दो के साथ इमीडिएट आपको एक काम करना है, वो है आपका बुकलेट। जो बुकलेट हमने दिया है उस बुकलेट को भी पढ़ना है। इतनी रेगुलर हैबिट बनाइए पढ़ने की, चाहे एक सब्जेक्ट उठाइए, है ना, और इसको कम से कम एटलीस्ट 1 साल तक कंटिन्यू रखिए। आप देखिए, यू विल नोटिस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज इन योरसेल्फ। मैथमेटिक्स में एज अ टीचर, क्योंकि मोस्टली आई एम फॉर्चुनेट कि आप लोग, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आपको अपनी टीचिंग में डिफरेंस दिखेगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस दिखेगा, है ना। ये कंटिन्यू करिए, ये रेगुलर देखिए, कभी छोड़ना नहीं। बुकलेट बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, बुकलेट नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिए। अब देखिए, क्योंकि बुकलेट में क्वेश्चन है इसके, मान लीजिए लेट एफ बी differentiate, sorry, fb continuous on 0 1 and differentiable on open 0, ठीक है, such that f of 0 is 0 and f prime x mod is less equal to for every x in 0 1. What are the possible range for f at half? 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। अब कैसे पकड़ में आएगा कि एमबीटी है? देखिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी दी हुई है, ठीक है, एक पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? 0। डेरिवेटिव की भी वैल्यू दी हुई है, चाहे इनइक्वालिटी के सेंस में, यानी कि अपर बाउंड दिया हो, लेकिन रेंज तो दी है, दिस इज रेंज। ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये रेंज है, समझना, ठीक है। और क्या पूछा है? एक दूसरे पॉइंट पे वैल्यू पूछी है, क्लियर इंडिकेशन है फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, अप्लाई एमवीटी। अगला सवाल, एमवीटी किस इंटरवल के लिए लगाएंगे?
तो देखो 0 एक एंड तो फिक्स है, क्यों f ऑफ 0 दिया हुआ है तो एक एंड फिक्स है। दूसरा एंड हाफ पे पूछा है, 1 पे पूछा होता तो क्वेश्चन कुछ और होता है ना। अगर हाफ पे पूछा है तो केवल भले ही 1 यहाँ तक, हमें यहाँ तक लिबर्टी है, पूरे इंटरवल में आप एमवीटी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी पूरे इंटरवल पर दी है, लेकिन फिलहाल हमें जरूरत तो हाफ की है ना, तो आप एमवीटी लगाइए, अप्लाई एमवीटी इन ओपन 0 सॉरी क्लोज 0 1। अब देखो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, f प्राइम एट c विल बी इक्वल टू f एट हाफ माइनस f एट 0 अपॉन हाफ माइनस 0। ठीक है, वैल्यू क्या मिलेगी, f एट हाफ माइनस f एट 0 अपॉन सॉरी 2 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। बुकलेट में देखेंगे तो और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं इसके। ठीक है, कहाँ चला गया यार, आ गया। सो दिस विल बी 0, सो 2 टाइम्स f एट हाफ। अब क्या करोगे, f एट हाफ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, क्या पूछा है, रेंज पूछी है। रेंज पूछना उसकी मजबूरी थी, क्यों, उसने रेंज ही हमें दी थी, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता तो हम बता देते। देखो अब मॉड अप्लाई करो, दिस गिव्स, अगर बोथ साइड ऑफ मॉड अप्लाई करें तो मॉड f एट c है ना विल बी ओके विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड f एट हाफ। ठीक है, जहां पर c कहां बिलोंग करेगा, c आएगा 0 से हाफ के बीच का कोई नंबर। अब देखो क्या दिया हुआ है, सिंस ये जो वैल्यू है वो चाहे कोई पॉइंट हो, चाहे 0 से हाफ के बीच का कोई पॉइंट हो, कुछ भी हो, हर x के लिए कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 2 से। इसका मतलब 2 टाइम्स f एट हाफ इज लेस देन 2। सही है, दैट मीन्स मॉड हाफ इज लेस देन 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, दैट मीन्स f हाफ बिलोंग्स टू -1 टू +1। मॉड को सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को तो क्या आ जाता है, -1 टू +1। बताइए क्लियर है? यस सर। क्लियर है? हेलो, यस सर। क्लियर है? यस तो यस सर। ठीक है, गुड। तो आपको ये देखिए, क्वेश्चन से ज्यादा एक क्वेश्चन करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया लग जाए कि इन जनरल लैग्रेंजेस एमवीटी कहाँ ठीक इस्तेमाल है, ओके। है ना, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखवा भी दिया है आपके लिए, ये देखिए सिग्निफिकेंस भी लिखा हुआ है कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। अगर f और f प्राइम का एक साथ इन्वॉल्वमेंट आपको दिख जाए, आप तुरंत उसको अप्लाई कर दिए। देखिए CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह, है ना। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन इससे सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आते हैं हम लोग कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम पे। ठीक है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। क्या, ठीक है, ये क्या है, ये मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है ऑन 2 डिफरेंट फंक्शंस। इनके प्रूफ्स भी बड़े आसान है, डिफरेंट फंक्शंस, इनके प्रूफ टफ नहीं है। एस के मापा नाम की बुक है, अभी मैं देना नहीं चाहता, आपके साथ शेयर करूंगा, एक बार एग्जाम आप निकाल लीजिए, उस बुक के प्रूफ पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। डिफरेंट फंक्शंस क्या है, तो इसमें दिया जाता है लेट, पहली कंडीशन है एफ जी जो है वो कंटिन्यूअस है कहाँ, क्लोज्ड ए बी पर। सेकंड एफ और जी जो है वो डिफरेंशिएबल होंगे कहाँ, ओपन ए बी पर। ओपन। देन देयर एग्जिस्ट a C belonging to AB such that F prime C upon G prime C is equal to F of B minus F of A upon G of B minus G of A. जी ऑफ सी। अब देखो इसको मैं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बोल रहा हूँ, हाँ देखिएगा, अगर F पे मैं MVT लगाऊं तो क्या होता है, F प्राइम C is B minus A, ठीक। और अगर G पे मैं MVT लगाऊं तो G of B minus G of A अपॉन B minus A।
अब मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इवेंचुअली आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है कि दो डिफरेंट फंक्शंस पे एमवीटी ही कॉचीज फॉर्म ऑफ लेग्रेंज कॉचीज फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, और इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। चलिए अब देखिए सवाल ये है कि इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, एनी गेसेस कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको, जैसा हमने पिछले में किया। सर आज तक मेरा यही गेस रहा है, एग्जैक्टली कभी पाया नहीं, पहले दूसरे का तो पता चल जाता था, या इसके बारे में सर हमेशा ऐसे ही छोड़ देते थे। अरे ये तो और आसान है, देखिए पिछला वाला क्लियर है क्या? यस सर। अब देखिए पिछले वाले में क्या था कि जहां फंक्शन और डेरिवेटिव की वैल्यूज की एक साथ बात हो, यानी कुछ पूछा जा रहा है कुछ दिया जा रहा है, तो वो लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है। अगर दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं एफ जी और एफ प्राइम और जी प्राइम, इनके वैल्यूज इन्वॉल्व है और कुछ पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, और वो भी कितने फंक्शन पे? दो। समझ रहे हैं? और देखिए नोटिस करने वाली बात क्या है, पॉइंट टू बी नोटिस्ड हियर, देखो कि दोनों ही केस में सी सेम है ना। इसका मतलब क्या है कि जो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे एफ और जी पे, वो साइमल्टेनियसली अप्लाई होता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए एक साथ ही मतलब एक कॉमन वैल्यू मिलती है, कॉमन सी इज कॉमन वैल्यू, ये सी जो है एक से ज्यादा मिल सकती है, जैसा हमने पिछले केस में मतलब सर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम ये बोल सकते हैं कि उसी पॉइंट पे सी पे ही हमको जो टेंजेंट मिलेगा वो दोनों फंक्शन के लिए टेंजेंट, दोनों फंक्शन के लिए टेंजेंट जैसा हो जाएगा, दोनों फंक्शन से जो टेंजेंट मिलेगा उसके कोड के बराबर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कहने का मतलब। जी जी, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था, है ना, मान लीजिए एफ और जी जो है कंटिन्यूअस है क्लोज 0 1 पे, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन 0 1 पे, सच दैट अगले स्लाइड में देखते हैं, सच दैट मान लीजिए दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0 इक्वल टू, कभी देखा होगा आपने कि दो फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है ना, और फिर डेरिवेटिव पे कुछ पूछ रहा है। बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आज मैं एक हैंड रिटन नोट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, है ना, उसमें 5-7 क्वेश्चन होंगे, उनको जरा अटेम्प्ट करके कल आइए, इस पे इसी पे है ना, बस आपको पकड़ना है। सपोज ये दिया हुआ है 1 एंड लेट अस से एफ प्राइम एक्स अपॉन जी प्राइम एक्स, सॉरी अपॉन नहीं, ऐसे तो बनेगा नहीं, एफ प्राइम एक्स, हाँ अगर ऐसे दिया जाए, ये तो खैर बहुत आसान हो जाएगा, अगर ऐसे दे दिया जाए तो ग्रेटर देन 2 फॉर एवरी एक्स इन 0 1, एंड देन फाइंड द रेंज ऑफ किसका, अब बताइए किसका पूछा जाएगा। मान लीजिए एफ एट 2/3 है ना, माइनस जी एट 2/3, इसका रेंज पूछा जा रहा है। यस सर। तो अब जाहिर सी बात है, जब दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू दी हुई है और फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या लगेगा अप्लाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम ना। ऑफ कोर्स सर। और एफ एंड जी, अब यहाँ पे एफ और जी दो फंक्शन दे दिए जाए, है ना, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दो फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है क्या कि एफ मतलब फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू में कुछ रिलेशंस बन रहे हैं, है ना, कुछ दो वैल्यू दे के तीसरा वैल्यू पूछ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो समझ लीजिए कि मीन वैल्यू थ्योरम से ही सॉल्व होगा। क्योंकि पूरे इस सेक्शन में एलसीडी कहते हैं हम लोग इसको, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, और बीच में घुसा हुआ है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। पूरे इस सेक्शन में कहीं भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो एफ को एफ प्राइम से रिलेट करता है। yes. कई बार सब्जेक्ट को जब आप क्लासिफाई करके पढ़ लेते हैं, है ना, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं समझना। जैसे एफ और एफ प्राइम पे क्वेश्चन आया,
आपको पता है, क्या पता है कि और कोई रिजल्ट है ही नहीं जिसमें इस तरह की चर्चा हुई है, तो ऑब्वियसली क्या इस्तेमाल होगा, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू। वहां से क्लू लग जाता है। जब हम लोग इस तरह से क्लासिफाई नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे कॉम्प्लेक्स में आपको 20 लेक्चर में कैसे पढ़ाता हूँ, ये पूरा क्लासिफाई कर दूंगा आपके सामने कि फला फला क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का रिजल्ट होगा, लेकिन मेरा अप्रोच ऐसा नहीं है, आपको थियोरेटिकली पहले स्ट्रांग बनाऊंगा, लेकिन फिर बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह से बनते हैं, इंटीग्रेशन इतने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है, अब 3 में से जो मैच कर जाए सॉल्व कर लो क्वेश्चन। अब देखो अगला रिजल्ट है रोल्स थ्योरम, है ना, हिंदी मीडियम की किताबों में लिखा होता था रोली की प्रमेय, तो मैंने कहा ये रोली और सुनीता की प्रमेय नहीं है, है ना, ये रोल्स की सही प्रमेय बात। है, रोल्स थ्योरम। रोल नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे कौन सी रोली भाई, किसी रोली ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है, ये मेरा रिजल्ट है। तो देखिए इसको मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, सारे लोग बोलते हैं पर्टिकुलर केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज when f of a is equal to f of b, mean value theorem is converted into Rolle's theorem। कैसे देखिए, बहुत अच्छे से सर करके एकदम। f कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड ab पर, देखो दोनों शर्तें ये कॉमन है, f डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ab पर, ठीक। तीसरी शर्त जो है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको मैं डिफरेंट कलर पेन से लिख देता हूं। क्या है तीसरी शर्त, कि फंक्शनल वैल्यू एट एंड पॉइंट्स मस्ट बी सेम। अब इसके मायने समझ लीजिए, रोल्स थ्योरम लगानी है तो उसी इंटरवल पे लगेगी जिसमें एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी, पहली बात। अगर एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है तो रोल्स थ्योरम लगेगी, समझ पा रहे? तो इस कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, एंड पॉइंट पे वैल्यू का सेम होना। अभी मैं समझाऊंगा कि इसके मायने क्या है। देन देयर एग्जिस्ट और C एंड अगेन जैसा कि जेबा ने पूछा था, यहाँ पे भी एटलीस्ट वन, देयर कैन बी मोर देन, such that the derivative vanishes. yes, such that the derivative at C vanishes, यानी कि equals to 0। इसके क्या मायने हैं इसको भी समझ लो। इसके मायने ये हैं कि अगर, थोड़ा कहाँ गया भाई, आ गया, अगर फंक्शनल वैल्यू सेम है एंड पॉइंट्स पे, ठीक, तो एक पॉइंट जरूर ऐसा आता है जहां पर स्लोप 0 हो जाता है, यानी कि स्लोप 0 होना मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना, यानी मामला कुछ ऐसा होना, लाइन सीधी हो जाना, वैनिश। आदमी भी जब वैनिश होता है तो डिजिट में क्या दिखाता है उसके, है ना, पल्स रेट ऐसा हो जाता है सीधा, तो वैसा वैनिश। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं एक फंक्शन बनाओ जो यहां से शुरू हो जाए, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, याद रखना, यानी कि गैप नहीं आना चाहिए, स्मूथनेस बनी रहनी चाहिए, x इक्वल टू a से शुरू हो, x इक्वल टू b तक जाए, बीच में कुछ भी करे, एंड में वैल्यू वही आए, मतलब a पे जो वैल्यू आई है, लेट अस से f एट a ये है, कौन सा पॉइंट है भाई, y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट, तो बीच में कुछ भी करे, वो ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे, कुछ भी करे, लास्ट में b पे कहाँ रुकना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए, कौन से पॉइंट पे, यहाँ, ठीक, सही है। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब स्लोप जो है वो सीधी हो जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। क्या यहाँ पे वो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, क्या ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे स्लोप, सॉरी, जहाँ पे स्लोप सीधी हो गई, Yes, sir. ये था। ठीक है, यहाँ पे ये मुझसे जानबूझ के टेढ़ा हो गया, और आप समझ लीजिए, है ना,
कि वही है। और एक पॉइंट है ये, 3 पॉइंट तो यहाँ दिख गए। क्या हमारी मतलब ये वाकई रिजल्ट है, मतलब हमें रिजल्ट की तरह याद करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, या फिर ये ऑब्जर्वेशन है? तो आप समझे इसको। देखो x इक्वल टू ए से मामला शुरू हो रहा है, b तक जा रहा है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं खुद से। अगर a पे वैल्यू यहाँ एक्वायर हो रही है, ये है f ऑफ a, ये है पॉइंट x इक्वल टू, फंक्शन को यहाँ से शुरू करना है और एंड कहाँ, खत्म कहाँ करना है, यहाँ पे। बीच में वो कुछ भी करे, कोई भी हरकत करे, बट ऐसा नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगी ना। डिफरेंशियबिलिटी रहनी चाहिए, स्मूथनेस रहनी चाहिए, यानी कि जब मुड़े तो जरा स्मूथ तरीके से। देखो कुछ रोडें आपने देखी होंगी, कुछ रोडें होती हैं वो ऐसी मुड़ जाती हैं, कुछ जरा स्मूथनेस के साथ आराम से ऐसे, है ना। तो यहाँ भी देखिए रियल लाइफ में भी स्मूथनेस ये देख सकते हैं आप, एविडेंट है। अब आप मुझे बताइए, ये चीज आप करके दिखाइए मुझे, एक ऐसा पॉइंट लेके आइए, मतलब कहने का मतलब ये है, बिना ऐसा कोई पॉइंट लाए जिसमें फंक्शन का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। कब होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस? जब मामला कुछ ऐसा बने या फिर ऐसा बने, तभी तो पॉइंट यस सर, इसके अलावा नहीं। जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाता है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाता है, वहीं वो पॉइंट मिलता है। मोनोटोनिक नेचर जहां से लूज होता है ना, मोनोटोनिक नेचर जहां से लूज। क्या ये जरूरी है कि फंक्शन मोनोटोनिक लूज करे? क्या मैं ऐसे उठा के e टू द पावर x जैसा ग्राफ ऐसे नहीं बना सकता? ये भी तो a टू b है, मैंने कहा बना सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? a पे वैल्यू ये मिलेगी और b पे वैल्यू मिलेगी ये। a पे वैल्यू ये मिलेगी और b इक्वल होगी ही नहीं। है ना, समझ पा रहे हैं? तो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो क्या और कोई तरीका है? और देखते हैं। अच्छा, यहां से क्या मैं ऐसे आ सकता हूँ? फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी? ये पॉइंट ऑफ नॉन सर डिफरेंशिएबल ही नहीं रहेगा वो। नॉन डिफरेंशिएबल हो गया शार्प सर। एज एग्जिस्ट कर जाएगी। समझ रहे हैं? आप जब पढ़ाएं, जब स्टूडेंट्स के सामने ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा कि भाई ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। खुद आपको समझ में आ जाएगा कि बिना कर्व को इस तरह से घुमाए हुए आप कभी ये वाली कंडीशन f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b एक्वायर ही नहीं कर सकते। और जैसे घुमा दोगे तो एक ये पॉइंट मिल जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रोल्स जानते थे कि अगर फंक्शन जहां से उठाया है वहीं खत्म करना है और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को मेंटेन रखना है, तो एक ऐसा पॉइंट या एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां आपको मोनोटोनिक नेचर को खत्म करके इसको वापस लाना पड़ेगा, और अगर नीचे से लेके जा रहे थे तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा। बताओ सही है? बाद में उन्होंने प्रूफ का आइडिया कैसे भी कंस्ट्रक्ट किया होगा, ऑक्सिलरी फंक्शन से कंस्ट्रक्ट किया था, है ना। प्रूफ कैसे भी किया होगा दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वेशन यही रहा होगा। ठीक है, हेलो। जी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ ठीक है यस भाई, सर। समझ में आया है? ठीक है, तो ये चीज हो गई है ना। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। एक और चीज है इसमें, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे रिमार्क। रिमार्क रिमार्क में क्या लिखेंगे? अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करें, क्या कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b इक्वल टू 0, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b इक्वल टू 0, मतलब देखो ये तो रोल्स की कंडीशन होती है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या उन्होंने ये कहा कि दोनों 0 होने चाहिए? नहीं सर, नो नहीं कहा, लेकिन हम रोल्स में लेकिन थोड़ा सा, इससे इनकार भी नहीं किया। हाँ इससे मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे 0 रख दो, आप यहाँ पे 1 रख दो, आप यहाँ पे 3/2 रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा भैया तुम्हें दिक्कत नहीं तो चलो आओ एक रिजल्ट बना लें। क्या रोल से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इतना लिखने पर क्या कंक्लूड हो रहा है? ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है बताइए? सर
इफ कांस्टेंट मैपिंग जैसा कुछ। नहीं, कांस्टेंट तो इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए जब तक हर पॉइंट पे वैल्यू सेम ना हो जाए, इसका मतलब तो केवल इतना है सिर्फ 2 पे है सर, समझ। ए से बी पे, यानी मामला यहां से शुरू हो और यहां खत्म हो जाए, ठीक। यानी कि ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एफ, जीरोस हैं इसके, यस सर, है ना। यस सर, यस। अब रोल्स क्या ओरिजिनल कहते हैं? फंक्शन के जो दिया गया है। हाँ, देन there exists a point C in AB according to roles such that f prime C is 0। हमने कहा इसका मतलब पढ़ के बताओ। देखो आपको नहीं लगता कि हमें किताब पढ़ना आ जाए, हमें मैथ्स पढ़नी आ जाए तो हम सब सीख सकते हैं। इसको पढ़ना आता है, इसका मतलब क्या है? f प्राइम एट C का मतलब क्या है? इसको पढ़ना आता है हम लोग को? बिल्कुल आता है। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है रूट ऑफ Roots C is a of root of f प्राइम, f dash। है ना। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, क्या मैं ऐसे लिख दूं, बिटवीन एनी टू जीरोस या फिर रूट्स ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 जीरो ऑफ जीरो या फिर रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। बताओ सही है? ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि नहीं? यस सर। यही तो लिखा हुआ ऊपर। यस सर, बहुत बहुत सही। Between any two zeros of f there will be at least 1 zero of its derivative। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे, इसका फायदा क्या होगा? आप पूछेंगे सर आपने ये कराया, इसका फायदा क्या है? आओ देखें। अगर मान लो पूछ दिया कि there exists no zero of okay sin x cos x sin x plus cos x, cos x no zero of sin x of this between, देखना इसको फ्रेम कर रहा हूँ, हाँ पहले से एंटीसिपेटरी मांग रहा हूँ भाई, कुछ गलत हो जाए। बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। अब ये स्टेटमेंट मान लो दे दिया गया, अब इसको चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। उन्होंने कहा है नो जीरो। आप एक फंक्शन बनाइए, क्या बनाएंगे? e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। 0 से पाई के बीच में इसके कितने जीरो हैं? f ऑफ 0 क्या 0 है? यस यस f ऑफ पाई क्या 0 है? यस यस सर। यस। अब जरा इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x सेम रहेगा sin x का cos x, ये आ जाएगा e टू द पावर x sin x प्लस cos x। रूल्स कहते हैं अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b इक्वल टू 0 तो a से b के बीच में उसके डेरिवेटिव का, यानी इसका एक जीरो तो कम से कम आना ही चाहिए। आपने कह दिया नो जीरो, बताओ ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। एब्सोल्युटली फॉल्स, है ना। एट लीस्ट 1 0, एट लीस्ट 1 0। ठीक है, इस पे भी कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बुकलेट में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं और ये जैम में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये टॉपिक। इसको कैसे पकड़ेंगे कि कौन से, मतलब इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ये रिमार्क ये कब यूज करना है। तो देखो इसमें मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन लिखा देता हूँ, ठीक है। देखो लिखा इसलिए देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। मेरी हैंडराइटिंग भी ठीक है यार, पढ़ सकते हो, हैं क्या कहते हो? नहीं सर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। पहले मैथ लेने से बहुत पहले मदद मिलता है ठीक सर, नोट्स की तरह काम आ जाता है सर। हाँ बिल्कुल सर
यस बोलिए। सर ये e टू द पावर x sin x प्लस जो cos x लिखा है ऊपर वो फंक्शन है क्या सर, f ऑफ x? हाँ, ये हमने अज्यूम किया ना, ये फंक्शन अगर हम इसको माने और ये दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हाँ वो करेगा सर, ऊपर वाला जो दिया हुआ e टू द पावर x sin x प्लस cos x। ये तो नहीं, आप समझे नहीं, सर देखिए। मुझे कंफ्यूज हो रहा था सर, जैसे हाँ f ऑफ 0 हमने डाला तो cos 0 भी डालेंगे ना, तो सर उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना ना। ना ना, आप समझे नहीं। देखिए रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन है f जिसके दो जीरो हैं, कौन, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। आपको सिखाता हूँ, सबको कह रहा हूँ क्लासिफाई करके ऐसे लिखा करो, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। ऐसे पढ़ने और पढ़ाने की आदत डालो। x, ये मान लो दो जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है कि f ऑफ a जीरो है और f ऑफ b जीरो है। तो कहते हैं कि उसके डेरिवेटिव का f डैश का एक जीरो जरूर मिलेगा। आप ये नहीं मना कर सकते कि उसके डेरिवेटिव का कोई जीरो नहीं होगा। आप क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या पूछा, इस फंक्शन का कोई जीरो नहीं होगा, मैंने ऐसे बोला, ट्रू और फॉल्स। आपने कहा कि देखो सर, किसी फंक्शन का जीरो होगा कि नहीं होगा, ये बात हमें रोल्स में बताई गई थी और कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ, और कहीं जिक्र नहीं है, केवल रोल्स थ्योरम में जिक्र है। तो अगर और रोल्स अगर लगानी है तो f और f प्राइम को कनेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप f प्राइम से f पे जाइए और चाहे f से f प्राइम पे आइए। इसीलिए कह रहा हूँ बुकलेट पढ़ना, उस पे f प्राइम से भी f पे जाने पे क्वेश्चन है, देखना मजा आएगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने सवाल किया कि एक काम करता हूँ, मैं ये एक फंक्शन बनाता हूँ, कौन सा, f(x = e x sin x। ये f मैंने बनाया ऐसा, ठीक। क्या सोच के बनाया मैंने ये, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव कौन आने वाला है, ये। यस। और डेरिवेटिव के जीरो की गारंटी है मुझे यहां से मिल जाती है, ठीक है। और इसमें मैंने देखा जीरो और पाई पे दो जीरो मिल रहे थे, मैंने कहा ठीक, ये दो जीरो मिल गए। अब इसके डेरिवेटिव पे जो कि ये फंक्शन आने वाला है, मुझे पता था कि ये आने वाला है, समझे, इस तरह से मैंने इसको फ्रेम किया। तो ये आया, और मैं तो इस रोल से हमसे कहा गया कम से कम एक जीरो तो दो, इसका एक तो होना ही चाहिए जीरो से पाई में, लेकिन हमने कह दिया था कि कोई नहीं होगा, नो जीरोस, नो जीरोस, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट। ये बात। अब ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है कि आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरे पास क्योंकि टाइम भी हुआ करता था, बच्चे भी आके बैठते थे, टाइम होता, तो मैं खुद बच्चों से बोलता था कि आप भी लिखो कुछ, है ना, आप भी लिखो कि क्या ऑब्जर्वेशन इससे निकल के आ रहे हैं। ये प्रैक्टिस अब अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ नहीं कर सकते, पर आप भी किया करो खुद से। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन ये है मेरे हिसाब से कि अगर जीरोस की बात हो, ठीक, किसी के भी जीरोस की बात हो रही है, फॉर आइदर f और f प्राइम, देन यूज दिस रिमार्क, या रिमार्क बोलूं या फिर कॉरोलरी, दिस कॉरोलरी ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। ये कॉरोलरी भी बोल सकते हो। कॉरोलरी का मतलब क्या होता है, किसी रिजल्ट से बनने वाला रिजल्ट, उसको कॉरोलरी कहते हैं। और लेमा किसको कहते हैं, ये थ्योरम है मेन, थ्योरम के बाद जो निकल के आए कुछ ऑब्जर्वेशन, उसको कहते हैं कॉरोलरी। और थ्योरम को प्रूव करने में जिसका इस्तेमाल करना पड़े वो है लेमा। ये चीज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग कल डिफरेंशिएबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग खत्म करेंगे।